हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम 3 तरीके के क्वेश्चन जो कि जिनका आंसर लगभग सेम है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैव बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स। डिस्कस। या फिर the object of economic analysis is not only to discover the truth but also to assist the solution to concrete problems. Discuss. चलिए जानते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स आपका बेसिकली रिलेटेड हुआ कि इकोनॉमिक्स है क्या। इससे क्या ये स्टडी ऑफ वेल्थ है, क्या ये ह्यूमन बिहेवियर की वो स्टडी है जिसमें कि वो चूज़ करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से वो अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करे। साथ ही साथ ये इंक्लूड करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को भी, यानी कि इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु को। क्या ये साइंस है? अगर साइंस है तो कौन सा साइंस है? पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, या फिर ये आर्ट है, या फिर ये साइंस और आर्ट दोनों है? इन तमाम तरीके के क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो आपका इकोनॉमिक्स है ये आपके ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस प्लस नोमोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं इकोनॉमिक्स के लिए, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे परिभाषाओं में तब्दील और भी ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड हुए और भी उनका जो स्कोप है वो बढ़ता गया। एडम स्मिथ ने वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी, मार्शल ने वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी, लियोनेल रॉबिन्स ने स्कार्सिटी से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी, सैमुअल्सन बाउल्डिंग ने आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी, जिसमें कि उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिफाइन किया। इन सब की स्टडी इकोनॉमिक्स में आई। इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या हुए? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या हुई? फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी की सारी क्या हुई? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हुई। तो इन सब चीज़ों की स्टडी आपकी इकोनॉमिक्स में आई, जिससे कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं और इनका सल्यूशन समझते हैं, उनके सल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उसे रिमूव किया जा सके। जैसे कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, अंडर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई। इन तमाम तरीक़ों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन हो रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट है, और कैसे उनको रिमूव किया जाए, कैसे इनको दूर किया जाए। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के नेचर या फिर उसके स्कोप में आई। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है। तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे सर्टेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, जिसके हेल्प से हम किसी जनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं, किसी कोई प्रिंसिपल बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। उसी तरीके से अगर किसी भी सब्जेक्ट को हमें साइंस कहना है तो साइंस के जितने फीचर्स हैं वो सब्जेक्ट में होने चाहिए। साइंस के फीचर्स जैसे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना, कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, ओन लॉज एंड थ्योरीज, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ओन मेथोडोलॉजिकल अपैरेटस, एबिलिटी टू फोरकास्ट, ये सारी फीचर्स आपके अगर किसी सब्जेक्ट में हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो भी साइंस है। चलिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि हम वन बाय वन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और लॉज एंड थ्योरीज बनाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो आपको बोलेगा ज़्यादा खाना मत खाइए, अदरवाइज आप वेट गेन कर लेंगे। तो ज़्यादा खाना क्या हुआ? कॉज हुआ। वेट गेन करना क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, तो जी हाँ, साइंस में आप मेजर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है, मास को मेजर किया जा सकता है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। अपनी लॉज एंड थ्योरीज हैं साइंस में, उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह वो एक्सेप्टेबल हैं। अपने इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो साइंस है उसमें आपका फोरकास्ट करने की एबिलिटी भी होती है।
तो चलिए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी ये फीचर्स हैं कि नहीं है। सबसे पहले है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जी हाँ, इकोनॉमिक्स में भी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और फिर बाद में जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और कोई भी लॉ थ्योरी बना देते हैं, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जी हाँ, तो इकोनॉमिक्स में भी तो है। लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं कि अगर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो प्राइस का बढ़ना क्या हुआ, कॉज हुआ, और क्वांटिटी डिमांड कम होना ये क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश हो रहा है। साइंस आपका अगर कैपेबल है मेजरमेंट के लिए, तो इकोनॉमिक्स भी तो है। इकोनॉमिक्स में भी अगर किसी भी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आपको देखना है तो उसको भी मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मनी के थ्रू आप मेजर कर सकते हो, इनकम जीडीपी के थ्रू मेजर कर सकते हो, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू मेजर कर सकते हो, जिसमें कि लिटरेसी लेवल आ गया, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। साइंस में अपनी लॉज होते हैं, अपनी थ्योरीज होती हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी है। लॉज एंड थ्योरीज तो भरी पड़ी है इकोनॉमिक्स, हमें वही तो पढ़ना है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। साइंस मतलब जितने भी लॉज एंड थ्योरीज हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो इकोनॉमिक्स भी भाई आपका हर जगह एक्सेप्टेबल है, जितने भी उसके लॉज हैं, डीएमयू हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ये हर जगह आपके एक्सेप्टेड हैं। अपने मैथोलॉजिकल अपैरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी कुछ मेथड्स हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या हुआ, तो इंडक्टिव आपका हुआ जब आप किसी पर्टिकुलर से जनरल स्टेटमेंट पे जाते हो, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट पे जाते हो, तो उसे इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। और अगर किसी जनरल से आप पर्टिकुलर पे जाते हो तो उसे डिडक्टिव कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल आप हमेशा याद रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, ठीक है, और वहाँ पे ये बोला गया कि जिसका भी 90% से अबव है वही अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, ये एक जनरल स्टेटमेंट हुआ। अब आपने अपने केस में देखा कि हाँ मेरा 90% से अबव है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये पर्टिकुलर हुआ। तो आप जनरल से पर्टिकुलर पे आए, तो आप यहाँ पे आपने डायरेक्टिव अप्रोच लगाया। उसी तरीके से जितने भी इकोनॉमिक लॉज हैं, थ्योरीज हैं, वहाँ पे आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच लगता है। अब अगर बात करें एबिलिटी टू फोरकास्ट में, तो जी हाँ, साइंस में अगर एबिलिटी टू फोरकास्ट का फीचर है तो आपका इकोनॉमिक्स में भी है, जहाँ पे हम आने वाले समय की जीडीपी को फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जीडीपी क्या हो सकती है। आपके देश में जो भी प्रोडक्शन, जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी आपकी इकॉनमी की हालत है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जीडीपी क्या हो सकती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। लेकिन हाँ, साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन है, ये इकोनॉमिक्स में नहीं आप कर सकते हो। आप इकोनॉमिक्स में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो लैब में जाके। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपका डिपेंड करता है ह्यूमन के बिहेवियर पे, वो क्या बिहेव करता है। तो उनकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जो हैबिट्स हैं, वो डिपेंड करती हैं उनके खुद के चॉइस पे, उन जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो नहीं पता लगा सकते हो। तो हाँ, साइंस का ये जो विशेषता है एक्सपेरिमेंटेशन, ये इकोनॉमिक्स में आप नहीं पा सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे साइंस जैसे कि आपको बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी में आप क्या करते हो, जो एक्सिस्टिंग फैक्ट्स उन्हीं को तो समझते हो, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसी को तो पढ़ते हो। तो जी इकोनॉमिक्स में भी आप बोल सकते हो कि वही वाला साइंस है ये। तो यस, इकोनॉमिक्स आपका साइंस है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स आपका नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, तो पॉजिटिव साइंस आपका वो साइंस की वो शाखा है जो कि एक्चुअल सिचुएशन को, प्रेजेंट सिचुएशन को सिर्फ बताती है, डिस्क्राइब करती है, इसके बारे में किसी तरीके का सल्यूशन नहीं बताती है। रॉबिन्स, फ्रीडमैन, जे.एस. मिल, इन लोगों ने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस कहा। इनके हिसाब से इकोनॉमिक साइंस तो है लेकिन पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस बताता है कि क्या सिचुएशन है, व्हाट इट इज़, सिर्फ फैक्ट्स को बताता है, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। अब इकोनॉमिक्स आपका पॉजिटिव साइंस कैसे हुआ, तो अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो
रॉबिन्स, फ्रीडमैन, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स का ये हक नहीं बनता कि वो वैल्यू जजमेंट दे, क्या सही है क्या गलत है ये बताना इकोनॉमिक्स का काम नहीं हुआ। सिर्फ क्या है ये इतना ही बताना इकोनॉमिक्स के स्कोप में आया, ये सिर्फ उसकी ड्यूटी इकोनॉमिक्स की जो है उसका जो दायरा हुआ वो बस इतना ही हुआ कि एक्चुअली क्या है, क्या होना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स के अंदर में नहीं आया। अगर हम डिस्क्रिप्टिव इन नेचर की बात करें, जैसे कि पॉजिटिव साइंस है आपका, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की भी बात करें तो जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हो, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हो, तो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो। उनके सोल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या हुआ, जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हो, तो ये जब वहाँ पे आप उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जी हाँ, आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करता है, उसके बारे में पढ़ता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या हुआ, पॉजिटिव साइंस हुआ। अगर हम अब बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, तो नॉर्मेटिव साइंस आपका इकोनॉमिक्स है, ये इसको सपोर्ट किया था मार्शल ने, पेगो ने, हॉटरे ने। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स आपका सोशल साइंस है जो कि वैल्यू जजमेंट को इंक्लूड करता है, उसे भी वो इम्पोर्टेंस देता है। इकोनॉमिक्स को ये भी बताना चाहिए कि क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या है सिचुएशन ये बताना इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी नहीं है। जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं होती है, उसी तरीके से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी आपके इकोनॉमिक्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ये आपका बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, मैन से रिलेटेड होता है, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, जो कि उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, सोशल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करते हैं। जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हुआ, आपका प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर हुआ, प्रिस्क्राइब करना, दवा प्रिस्क्राइब करना। देखिए, इन सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का हमेशा याद रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको आपकी बीमारी को बताता है कि आपको ये बीमारी हो गई है, तो ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव साइंस हुआ, ठीक है। कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, नॉर्मेटिव साइंस का स्टेटमेंट हुआ। उसी तरीके से अगर हम पढ़ते हैं कि किसी भी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये किस चीज़ का स्टेटमेंट हुआ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, किन चीज़ों की वजह से हुआ है, ये भी पॉजिटिव साइंस का स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि हम वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। वहीं अगर हम इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुआ। तो अगर हम बोलें कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, तो देखो इकोनॉमिक्स को ना दोनों होना चाहिए, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर किसी सिचुएशन को हमें समझना है, किन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना है, उन्हें बताना है, लॉज बनाने हैं, थ्योरीज बनानी है, तब इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए। वहीं अगर किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सल्यूशन हमें पता करना है, कैसे उसे दूर किया जाए, तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए। तो यस, इकोनॉमिक्स आपका साइंस है, तो पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, तो आपका पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों है। डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन पे इकोनॉमिक्स को कैसे डील करना चाहिए, इसको कैसे समझना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है। तो आर्ट क्या हुआ, आर्ट आपका बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का। G.M. कीन्स ने कहा, एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड। अगर हम इकोनॉमिक्स को आर्ट के रूप में समझने की कोशिश करें, साइंस में हमने ये समझा कि प्रिंसिपल्स बने, लॉज बने, थ्योरीज बनी, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स की साइंस के अंदर में आई। लेकिन हम अगर प्रेजेंट सिचुएशन को, उन प्रॉब्लम्स को उनका सोल्यूशन ढूंढें, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमें उन लॉज एंड थ्योरीज़ को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ये भी तो आना चाहिए, सिर्फ उनकी जानकारी होना काफ़ी नहीं है। तो जी हाँ, इकोनॉमिक्स एक तरीके से आर्ट भी है जहाँ पे हम अपने नॉलेज की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी लानी होगी, हर एक इंडिविजुअल की अलग क्रिएटिविटी होगी, यूनिक होगा। तो यस, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। Thus, some economists
considered economics both science and art, which seems more practical and defines the nature of economics properly. तो yes, कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने आपके इकोनॉमिक्स को साइंस और आर्ट दोनों कहा है, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आता है और एकदम प्रॉपर इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा लगा हो तो भी नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग.